जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत है। आइए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, और जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार। और इस टॉपिक को हम लोग जो है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, यूपीएससी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, पीसीएस की जो परीक्षा है उसको भी हम लोग इसमें साझा करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम लोग जो है पूरा का पूरा डिटेल में कवर अप करेंगे। और उम्मीद भी करूंगा कि आप लोगों को इस लेक्चर को देखने के बाद में मौलिक अधिकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो भी बातें आप लोगों को बताई जाएं उनको अच्छे तरीके से, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे तरीके से बिल्कुल कवर अप करते चलिए, ठीक है ना। तो यहां मौलिक अधिकार की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, मौलिक अधिकार जो कि पॉलिटी में आप लोगों का टॉपिक है, मौलिक अधिकार। इसी मौलिक अधिकार को अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि एक वैचारिक आधार है ये, यानी कि आइडियोलॉजिकल कंटेंट है इसके अंतर्गत। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम लोग कह सकते हैं कि क्या है ये हमारे लिए आइडियोलॉजिकल कंटेंट्स है। अगर यहीं पे हम लोग सबसे पहले बात करें कि जो मौलिक अधिकार हैं, इन मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है। सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे, इनकी आवश्यकता, और उसी के साथ में हम लोग बात करेंगे इसके महत्व की, कि इनका महत्व क्या है, ठीक है। और सबसे पहले यही बोलना चाहूंगा कि वीडियो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम पूरा का पूरा मौलिक अधिकार का विश्लेषण करके बिल्कुल डीपली, बारीकी से इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि हम लोग इसमें बात करेंगे जो नेसेसिटी है या जो इंपॉर्टेंस है किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। आप लोग जानते हो, एक नॉर्मल सी बात हम लोग करें, जैसे कि व्यक्तियों की बात करें, किसी राज्य की बात करें, तो उनके जो आपसी जो रिलेशन होते हैं, जो संबंध होते हैं, उनकी समस्या, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमेशा से ही बहुत अधिक जटिल रही हैं। और वर्तमान समय की जो प्रजातांत्रिक जो व्यवस्था है, और उस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में देखोगे तो इस समस्या ने बहुत, हम कह सकते हैं कि महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक और देखोगे तो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या है कि नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जो राज्य की शक्ति है उस पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना आवश्यक है जिससे राज्य जो है मनमाने जो तरीके होते हैं उनसे जो आचरण करते हैं, या आचरण करते हुए व्यक्तियों की जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, और जो उनके अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनके विरुद्ध कार्य न कर सके। क्योंकि मौलिक अधिकार, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार हैं, उनके हित में हम लोग कह सकते हैं कि जो राज्य की शक्ति है उन पर प्रतिबंध लगाने के सबसे श्रेष्ठ उपाय के रूप में ये हमारे जीवन में है। क्योंकि अगर यहीं हम लोग बात करें थोड़ी सी फ्रांस की, फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, उस राज्य क्रांति ने जो है विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इनका संदेश दिया था। क्योंकि जब क्रांति हो गई थी, और क्रांति के बाद अगर देखा जाए तो जो फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा थी, उस राष्ट्रीय सभा ने जो है 1789 में, 1789 में, या 1789 के कुछ नवीन संविधान में, नए संविधान में जो मानवीय अधिकार थे उनकी घोषणा की। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी कि उन सबको जो है शामिल करके नागरिकों के जो कुछ अधिकार थे उनको संवैधानिक रूप देने की प्रथा स्टार्ट की। किसने? फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में देखोगे तो 1791, 1791 में सबसे पहले 10 संशोधन हुए थे, और 10 संशोधनों के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्तियों के जो अधिकार थे उनको संविधान का अंग बना दिया गया। यानी कि ये संशोधन की जो सामूहिक रूप से जो अधिकार पत्र होते, बिल ऑफ राइट्स जो होते हैं, उनका नाम दिया गया इनको। क्योंकि इसका जो प्रभाव है बाकी के जितने भी यूरोपियन राज्य हुए, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, जो संविधान थे, उन पर इनका प्रभाव पड़ा।
क्योंकि पहला विश्व युद्ध जब हुआ, पहला महायुद्ध जब हुआ, उसके बाद देखा जाए तो इस संबंध में जर्मनी का जो वीमर संविधान है, आयरलैंड का जो संविधान है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के काल में देखोगे तो मौलिक अधिकारों का विचार और भी लोकप्रिय रहा, और युद्ध के बाद भारत, म्यांमार जिसे हम बर्मा कहते हैं, जापान, यानी कि जिन देशों के संविधानों का निर्माण हुआ उन सभी में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। वहीं 1945 की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर थोड़ी सी, 1945 की, 1945 में स्थापित कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, उसके द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों को सार्वलौकिक घोषणा, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इनके नाम से अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया। यानी कि इस तरीके से मौलिक अधिकारों के विचार ने जो है वर्तमान समय में एक सर्वमान्य धारणा का रूप ग्रहण कर लिया। लेकिन अगर यहीं हम इसके बात करें इंपॉर्टेंस के बारे में, महत्व के बारे में, तो संविधान के जो अंतरंग भाग हैं, या संविधान के अंतरंग भाग के रूप में हम लोग कह सकते हैं, मौलिक अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले तो मौलिक अधिकार ये प्रजातंत्र के आधार स्तंभ हैं, यानी कि उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं ये जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। क्योंकि इस दृष्टि से भी देखोगे, इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, वो प्रदान की जाती है। और जितने भी आधारभूत जो स्वतंत्रताएं हैं, जो स्थितियां हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है। क्योंकि जिनके बिना उचित रूप से हम लोग कह सकते हैं उचित रूप में नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। वहीं एक हमारे विद्वान हुए थे जिनका नाम था जीएन जोशी। जीएन जोशी नाम के एक विद्वान हुए थे, ठीक है, राजनीतिज्ञ हुए थे, और इस रिलेशन में, इस संबंध में उन्होंने एक चीज लिखी थी कि एक स्वतंत्र प्रजातंत्रात्मक देश में जो है मौलिक अधिकार सामाजिक, धार्मिक और नागरिक जो जीवन है, इनके प्रभावदायक उपयोग के एकमात्र मतलब सोर्स हैं, साधन हैं। यानी कि इन अधिकारों के बिना प्रजातंत्रात्मक सिद्धांत लागू नहीं हो सकते, और सदैव ही बहुमत के अत्याचार का भय जो होता है वो बना रहता है। क्योंकि जो मैंने नाम बताया जीएन जोशी, इनकी पुस्तक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। अगर ये तो बात रही, चलो उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन दूसरी बात की हम इसके दूसरे महत्व की बात करें तो मौलिक अधिकार, भाई इस चीज को हम लोग कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं, एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की जो तानाशाही होती है उसको स्थापित होने से रोकने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि नितांत आवश्यक है। क्योंकि इसमें कोई भी मतलब डाउट नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत जो शासन है उनका भय समाप्त हो गया है। लेकिन प्रजातंत्रात्मक राज्यों में देखोगे तो बहुमत तानाशाही का जो भय है वो बराबर बना हुआ है। क्योंकि मौलिक अधिकार शासकीय कह सकते हैं या बहुमत वर्ग के अत्याचारों से कह सकते हैं, है ना, तो उससे जो व्यक्ति की जो विशेष रूप से जो अल्पसंख्यकों की बात की जाती है उन सब से रक्षा करते हैं। यानी इस प्रकार बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका जो है उसका अंत करते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं यहां मौलिक अधिकारों के बारे में, इनके बारे में, कि जो मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्ति स्वतंत्र या फिर सामाजिक नियंत्रण के बीच एक उचित कह सकते हो, लेवल्ड कह सकते हो, जो सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा क्या होता है कि एक और तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इनको कानून के द्वारा जो निश्चित जो सीमाएं होती हैं उनमें रहने के लिए बाध्य किया जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो नागरिकों को शासन के जो स्वेच्छाचारी संचालन होते हैं उनके विरुद्ध हम लोग कहेंगे कि जनमत के निर्माण के लिए उचित अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। भाई जब मौलिक अधिकारों को वैधानिक रूप से स्थिर कर दिया जाता है तो उनके महत्व या फिर सम्मान में अधिक वृद्धि हो ही जाती है।
इसमें क्या होगा कि उन्हें साधारण कानून से अधिक उच्च स्थान और पवित्रता प्राप्त हो जाती है। इससे क्या होगा कि वे अनुगणनीय यानी कि उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और विधायी, कार्यपालिका या न्यायिक सत्ता के लिए उनका पालन आवश्यक हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से हम कहेंगे एक चीज को कि मौलिक अधिकार नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा भी प्रोवाइड करते हैं और राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप और व्यक्ति की स्वतंत्रता, इनके बीच क्या करते हैं, एक संतुलन स्थापित करते हैं। क्योंकि नागरिकों के मौलिक अधिकार चाहे वो मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड हों या संरक्षक हों, दोनों ही हो सकते हैं। यानी कि इस कारण उनका अपना मनोवैज्ञानिक महत्व है और आज के युग में कोई राजनीतिक दार्शनिक उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर थोड़ी सी बात यह आती है कि अगर हम लोग इन मौलिक अधिकारों में अगर देखें, अपने भारतीय संविधान में देखें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, और इस भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, तो इन मौलिक अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता क्यों पड़ी? अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता, यानी कि कहने का मतलब यह है जो नेसेसिटी है या नेसेसिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनके उल्लेख की आवश्यकता। भाई सिंपल से समझिए, संविधान में क्या है, जैसे हम लोग कहें कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, इनके उल्लेख की जो उपयोगिता है एक विवादपूर्ण विषय है। क्योंकि इस संबंध में देखोगे तो जो विद्वान हुए सर आइवर जेनिंग्स डाइसी, तो इन दोनों ने और कुछ दूसरे ब्रिटिश लेखक भी हुए, उनका ऐसा विचार था कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख न केवल अनुचित बल्कि कठिन स्थिति पैदा करने वाला भी होता है। क्योंकि व्यवहार में देखोगे तो ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अफ्रीका है, स्विट्जरलैंड है, ये जो देश हैं, इनके संविधानों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन यानी कि इन देशों के संविधान का अनुसरण न करते हुए विस्तृत अधिकार पत्र की व्यवस्था की गई। और रियलिटी में देखा जाए तो संविधान में इस मार्ग को अपनाया जाना स्वाभाविक भी था और अनिवार्य भी, क्योंकि ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड ये जो देश थे, इनमें वैधानिक परंपराओं की बात करें या राजनीतिक जागरूकता की बात करें तो उच्च स्तर था। और यही कारण था कि संविधान में किसी प्रकार के अधिकारों का उल्लेख न होने पर भी नागरिकों के द्वारा लगभग सभी नागरिक स्वतंत्रताओं और अधिकारों का उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में भारत में इन दोनों ही बातों का अभाव होने के कारण संविधान में अधिकारों के उल्लेख के बिना व्यवहार में हम लोग कह सकते हैं कि अधिकारों के उपयोग की आशा नहीं की जा सकती है। हालांकि इसके अलावा देखोगे तो भारतीय संविधान जो सभा थी उसके सदस्यों ने क्या किया, ब्रिटिश शासन का जो अत्याचार था प्रत्यक्ष रूप से देखा था और बहुतों के द्वारा इन अत्याचारों की जो भयानकता थी वो स्वयं अनुभव भी की गई थी। यानी कि जो ऐसी सिचुएशन थी, जो ऐसी स्थिति थी, उसमें स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा यह सोचा गया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी जानी चाहिए जिससे शासन यानी कि अब जनता पर इस प्रकार के अत्याचार न कर सके। और भारत में प्रजातंत्र नया नया ही स्थापित किया जा रहा था, तो यह भी कारण था कि इस कारण हम लोग कह सकते हैं कि नागरिकों के अधिकारों को विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ना उचित नहीं समझा गया। और इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भारतीय संविधान सभा में कहा था कि भारत में इन अधिकारों को विधानमंडल या सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अब तक पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया है और इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया था, इनको उसमें रख दिया गया था। अब यहां बात यह आती है कि
जो मौलिक अधिकार हैं अपने, और मौलिक अधिकारों का वास्तव में अर्थ क्या है, मौलिक अधिकारों का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। याद रखिएगा, यानी कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा हम लोग कहें कि नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। यानी कि व्यक्ति के इन अधिकारों को कुछ आधारों पर मौलिक अधिकार कहा जाता है। पहली बात करें तो व्यक्ति को पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि इनके अभाव में देखोगे तो उनके जो व्यक्तित्व हैं उनका विकास रुक जाएगा। और इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और इन अधिकारों को मौलिक कहने का दूसरा कारण यह भी है कि उन्हें देश की जो मौलिक विधि है, अर्थात मेरा कहने का मतलब संविधान में स्थान दिया जाता है। और साधारणतः देखोगे तो इनके विवाद में या नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो संशोधन, संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में देखोगे मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने यह बात कही थी कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह होती है कि राज्य के द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। यह भी हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार साधारणतः इनका उल्लंघन नहीं हो सकता है। अर्थात मेरा कहने का मतलब कि जो व्यवस्थापिका है, जो कार्यपालिका है या जो बहुमत दल है, उनके द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य यानी कि जस्टिसेबल होते हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए जितने भी आवश्यक कदम होंगे वो उठा सकती है। यानी कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख व्यवस्थाओं में से एक है। अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, और इस भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की जो विशेषताएं हैं, अधिकार पत्र की विशेषताएं, भाई एक चीज समझिए कि जो मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों के संबंध में देखोगे तो भारतीय संविधान के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और जो अन्य जो आधुनिक संविधान थे उनसे प्रेरणा ली गई। लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार पत्र अधिकारों और उनसे संबंधित व्यवस्था के संबंध में वैसे ही नहीं है जैसे कि अन्य संविधानों के अधिकार पत्र हैं, पहली बात तो। और भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की जो विशेषताएं अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले हम लोग ये बात कह सकते हैं नंबर 1 पर कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र कैसे? भाई भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है, पार्ट तीसरा जो है, जो तीसरा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों का विवेचन किया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान में जो दिए गए अधिकार पत्र हैं उनसे विस्तृत है। और मौलिक अधिकार के संबंध में देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 23 आर्टिकल, टोटल आर्टिकल 23, 23 अनुच्छेद, यानी कि आर्टिकल 12 से 30 और 32 से 35, और इनमें से कुछ अनुच्छेद तो साधारण रूप से लंबे हैं। फॉर एग्जाम्पल संविधान के 19वें अनुच्छेद को देखिए, उसके मूल रूप में 450 शब्द थे और अब तक जो संशोधन हुए और उन संशोधनों से इसके आकार में वृद्धि हो गई। भाई अधिकार पत्र के इतने अधिक व्यापक होने का एक प्रमुख कारण यह भी रहा है कि प्रत्येक अधिकार के साथ देखोगे तो जो प्रतिबंध होते हैं उनकी व्यवस्था भी की गई है। भाई मौलिक अधिकारों के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्याख्या के प्रयास से ही अधिकार पत्र इतना विस्तृत हो गया। दूसरी बात हम ये भी कहेंगे यहां पे इसके विशेषताओं में, नंबर 2 हम लोग ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित हैं।
जो मौलिक अधिकार हैं किस पर आधारित हैं? व्यवहारिकता पर आधारित हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स बेस्ड ऑन प्रैग्मेटिज्म, यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं उनको हम लोग कहेंगे कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित हैं और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई सभी व्यक्तियों के लिए क्या है कि समानता के अधिकारों को स्वीकार करते हुए जो पिछड़े या जो दलित वर्ग हैं उनके विकास के लिए संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। शिक्षा है, संस्कृति है, इनकी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत देखोगे तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था देखोगे तो इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज में या समाज से धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिल सके। तीसरा, हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि मौलिक अधिकार सीमित हैं लेकिन निरंकुश नहीं हैं। मौलिक अधिकार सीमित हैं बट निरंकुश नहीं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर लिमिटेड नॉट एब्सोल्यूट। भारतीय संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो असीमित नहीं है, बल्कि संविधान के द्वारा ही उन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। क्योंकि इस संबंध में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान, इनमें अंतर इतना है कि अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शक्ति जो होती है, पुलिस फोर्स जो होती है, उसके सिद्धांत के आधार पर राज्य को जो सामान्य हित में जो होते हैं, सामान्य हित में जो मौलिक अधिकार हैं उन पर आवश्यक कह सकते हो और उचित नियंत्रण ये लगाने की शक्ति दे दी है। यानी कि इस प्रकार अंतिम रूप में भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान में कोई डिफरेंस नहीं। भारतीय संविधान के द्वारा जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है वही अमेरिकी संविधान के द्वारा वो अप्रत्यक्ष रूप में किया गया है, बस इतना सा डिफरेंस है। और चौथी बात हम इसमें यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है ना? प्राकृतिक कह सकते हो या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। कोई स्थान नहीं। अब भाई, नो प्लेस फॉर नेचुरल एंड अनइमेरिटेटेड राइट्स, इसका मतलब यह है भैया भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्राकृतिक या जो अगणित अधिकार हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को मतलब एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, जिनका वर्णन संविधान के पार्ट 3 में भाग 3 में किया गया है। यानी कि इस संबंध में अमेरिकी संविधान की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। भाई, अमेरिका के संविधान में देखोगे तो जो 9वां संशोधन हुआ था उसमें इस चीज का उल्लेख किया गया था कि संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है उपेक्षित या फिर अमान्य होंगे। यानी कि इसके आधार पर हम कहें तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने भैया ये शक्ति प्राप्त कर ली है कि संविधान में जो अधिकार वर्णित हैं उनके अतिरिक्त भी जो मानव जीवन है उस मानव जीवन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले जो बाकी के अधिकार होंगे वो लागू करा सकता है। यानी कि भारतीय संविधान में अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान में जो अधिकार उल्लिखित हैं उनके अलावा बाकी के अधिकारों को लागू करने की कार्यवाही नहीं कर सकता है। पांचवी बात हम इसमें यह भी बोल सकते हैं यहां पे एक लास्ट में कि जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा की व्यवस्था,
मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था, रक्षा की व्यवस्था, प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में क्या है कि जो मौलिक अधिकार वर्णित किए गए हैं केवल कागजी जो प्रतिज्ञाएं होती हैं उनके लिए मात्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण वैधानिक अधिकार हैं और संविधान ने न्यायालयों को यह परमिशन दी है कि वे देखें कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न होने पाए। संविधान के आर्टिकल 32 को उठा के देखिएगा, अनुच्छेद 32 को उठा के देखिए। 32 के अंतर्गत क्या है कि नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका इनके ऐसे सभी कानून या कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दे कि जो कि मौलिक अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हों। यानी कि संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था की गई है वे पर्याप्त, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगर इसके बाद हम लोग बात करें कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और भारत में मौलिक अधिकारों की मांग किस तरीके से उठी, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग का क्या महत्व है। मौलिक अधिकारों की मांग यानी कि डिमांड्स फॉर फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। भाई मौलिक अधिकारों का विचार देखोगे तो इसका सूत्रपात जो है सबसे पहले 1215 ईस्वी में आप लोगों को काफी डिटेल में समझाया जा रहा है, तो सभी चीजों को ध्यान से समझते हुए इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ। इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से हुआ। उद्भव हुआ क्योंकि भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सबसे पहले सन 1895 में मांग की गई थी। कब? 1895 में। भाई भारत में अंग्रेजी राज्य का स्वरूप देखोगे तो पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी था, यानी कि अपनी इस स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजी सरकार लोगों पर मुकदमा चलाए बिना उन्हें नजरबंद कर देती थी और सरकार के जो अत्याचार थे इनकी प्रतिक्रिया स्वरूप देखोगे तो स्वाधीनता आंदोलन के जो नेता लोग थे उन्होंने स्टार्टिंग से ही नागरिकों के मूल अधिकारों पर जोर देना शुरू कर दिया था, क्योंकि जो दैहिक स्वतंत्रता है या जीवन रक्षा के जो अधिकार हैं, यानी कुछ ऐसे अधिकार थे जिन्हें धीरे धीरे ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन के संदर्भ में मान्यता दी थी। फिर 1915 में जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट, उनके द्वारा जो प्रवर्तित जो भारतीय संविधान विधेयक थे या जो होम रूल विधेयक था उसमें मूल अधिकारों की मांग प्रस्तुत की गई। उसके बाद 1925 में 1925 में क्या था, जो द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल जो था, कौन सा? द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है ना। इसमें जो है अधिकारों की भी घोषणा निहित थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसने 1927 में जब मद्रास अधिवेशन हुआ तो उसमें एक प्रस्ताव पास करके निर्धारित किया था कि भारत के जो भावी संविधान होगा उस संविधान की आधार पर
जो मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए। यानी कि उस संकल्प के या उस संकल्प में जो है इस बात पर जोर दिया गया कि आम जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए जो राजनीतिक स्वाधीनता है, इसमें जो भूखे मर रहे थे करोड़ों लोग, उनकी वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि सर्वदल सम्मेलन के द्वारा जो नियुक्त नेहरू समिति थी 1928 में, और उसने जिस भावी संविधान की संस्तुति की थी, उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। और मार्च 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग को फिर से दोहराया और एक संकल्प फिर किया, और उसमें कहा गया कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी नहीं देनी चाहिए। यानी कि इन अधिकारों में संगठन बनाने की स्वाधीनता, अभिव्यक्ति और समाचार पत्र निकालने की स्वाधीनता, स्वतंत्र व्यवसाय और धर्म अपनाने की जो स्वाधीनता है, या लिंग के किसी बंधन के बिना सभी नागरिकों के बराबर अधिकार और दायित्व या व्यक्तित्व स्वाधीनता, ये सब शामिल होने चाहिए। फिर 1946 में क्या हुआ कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने जो है इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति के गठन की सिफारिश कर दी। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग जो है समय समय पर उठती रही। ठीक है ना, समय समय पर उठती रही। अगर यहीं पर अब हम बात करें कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार का क्या रोल था। संविधान सभा में मौलिक अधिकार, संविधान सभा में मौलिक अधिकार सबको पता है 22 जनवरी 1947 को जो है जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने जो है जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया, स्वीकार किया। और उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार करने के 2 दिन बाद संविधान सभा में अल्पसंख्यक, मौलिक अधिकार और कबीलाई क्षेत्र, इनके संबंध में प्रतिवेदन देने के लिए परामर्श समिति की नियुक्ति की गई। और परामर्श समिति ने जो है 27 फरवरी 1947 को जो है 5 उप समितियों की नियुक्ति की, जिनमें से एक मौलिक अधिकारों के संबंध में थी। यानी कि मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों संबंधी जो उप समिति थी, उसकी 27 फरवरी 1947 को बैठक हुई। और उसमें जो संवैधानिक परामर्शदाता वो थे BN राव, और उनके द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे उन पर विचार किया गया। और इन प्रस्तावों पर मौलिक अधिकारों को 2 श्रेणियों, वाद सापेक्ष और वाद निरपेक्ष में बांट दिया गया। यानी कि उप समिति के बाकी के जो अनेक सदस्य थे BN राव के प्रस्तावों के बिल्कुल विरुद्ध थे, लेकिन अंत में क्या हुआ कि उन्होंने उनकी योजना स्वीकार कर ली। और मौलिक अधिकारों में या मौलिक अधिकारों से रिलेटेड इस उप समिति के सदस्य थे JV कृपलानी, मीनू मशानी और KT शाह, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सरदार हरनाम सिंह, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हंसा मेहता, सरदार पटेल, KM पत्रकार और राजकुमारी अमृत कौर, ये सब इसमें शामिल थे। और याद रखिएगा, संविधान सभा ने जो है मौलिक अधिकारों के बारे में खोल करके वाद विवाद किया। और जब अनुच्छेद आर्टिकल 22 में एक बंदी बनाए गए व्यक्ति को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए और साथ ही निवारक नजरबंदी की व्यवस्था भी की गई, तो बख्शी टेकचंद ने जो है इसे निरंकुशता का प्रपत्र कह दिया था। वहीं पंडित ठाकुरदास ने जो है इसे संविधान सभा की एक महान असफलता घोषित किया। वहीं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है इन प्रावधानों का प्रबल समर्थन किया, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बहुचर्चित रहा उस टाइम पे।
क्योंकि संविधान में ये तर्क उपस्थित किया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता की जो प्रत्याभूति है, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की धारणा है, ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। क्योंकि एक राजनीतिज्ञ हुए एच.बी. कामत लेखक, उन्होंने इस बात को कहा था कि जब मैं कहता हूं कि राज्य किसी धर्म शेष के साथ संबंध न रखे तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि राज्य धर्म रहित है या धर्म विरोधी हो जाए। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था इस बात को कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं की ओर ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों के संबंध में जो भाग थे उनकी सर्वाधिक विवादास्पद और आलोचित भाग की बात उन्होंने रखी थी। क्योंकि संविधान सभा ने इस विचार पर 38 दिन लगाए थे। कितने दिन लगाए थे? 38 दिन इस पर लगाए थे। अंत में संविधान सभा ने मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में स्वीकार किया था। जब संविधान सभा ने मूल अधिकारों की व्यवस्था की तो वो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पारित जो मानवीय अधिकार थे उनके सार्वलौकिक घोषणा पत्र यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और फ्रांसीसी मानव अधिकारों की घोषणा से अवश्य प्रभावित हुई, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के संविधान सभा में हम लोग कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का ये प्रपंच रहा। ठीक है, ये थोड़ी सी हमारी बेसिक की बातें थी और उम्मीद करता हूं कि मौलिक अधिकारों को लेकर के बेसिक बातें आप लोगों की सभी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद अब ये हमारा पार्ट 1 था। हम लोग लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, शॉर्टली ही लेकर के चलेंगे। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कि जो संविधान था और संविधान के द्वारा जो हमारे मौलिक अधिकार जो प्रदत्त किए गए थे उन सब के बारे में हम लोग 2nd लेक्चर में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और जो बेसिक समझाया गया है आप लोगों की मुख्य परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं, इस पर नोट्स भी स्वयं बना सकते हैं और बाकी का नोट्स आप लोगों को बाद में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का जो विश्लेषण है वो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे और कोई भी डाउट आप लोगों का इसमें है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं 2nd पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।